हाय एवरीवन, वेलकम टू समझो लर्निंग। दिस इज रोहित डागर। इस वीडियो में हम इजराइल पैलेस्टीन इशू के बारे में डिस्कस करेंगे एंड स्पेसिफिकली विल टॉक अबाउट जेरूसलम विच इज़ द कोर ऑफ दिस इशू। और यहाँ पर आपको काफ़ी डिलेमा दिखाई देगा, उसको हम डीकोड करने की कोशिश करेंगे एंड विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज़ द इशू, व्हाट कुड बी द पॉसिबल सॉल्यूशंस, और उसके बेसिस पे इंडिया का क्या स्टैंस है, क्या होना चाहिए और कैसे इसको रिजॉल्व किया जा सकता है, क्या हो रहा है, वो सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं। बट बिफोर वी लुक इन टू वॉट एग्जैक्टली इज द इशू, सबसे पहले लोकेट कर लेते हैं कि इसराइल और पैलेस्टीन है कहाँ पर। देखो, इंडिया से अगर हम थोड़ा वेस्टवर्ड जाएंगे, मिडिल ईस्ट वाले रीजन में मेडिटेरेनियन सी के कोस्ट पर विल फाइंड इसराइल। इसराइल में हमें पास में वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप, गोलन हाइट्स, ये एरिया दिखते हैं। इनके बारे में डिस्कस करेंगे। बट इसराइल की सराउंडिंग स्टेट्स पहले पता होनी बहुत ज़रूरी हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप देखोगे, यूल फाइंड लेबनन, सीरिया, जॉर्डन एंड देन इजिप्ट। वेस्टवर्ड रीजन में मेडिटेरेनियन सी है और जेरूसलम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जेरूसलम को अगर आप लोकेट करोगे, यूल फाइंड देयर इज अ 35 एकड़ प्लॉट विच इज एट द कोर ऑफ दिस इशू। यहाँ पर ऑब्जर्व करो, दिस पर्टिकुलर लैंड, दिस इज द 35 एकड़ लैंड दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। इसको टेम्पल माउंट रीजन बोलते हैं और यहाँ पर आपको अल अक्सा मॉस्क दिखाई देगी, ये कंपाउंड है, और इधर आपको एक वेस्टर्न वॉल दिखाई देगी। ये मैं आपको अभी इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज जब हम हिस्टोरिकल टाइमलाइन देखेंगे तो इनका जिक्र बार बार होगा, और अगर आपको पता होगा ये कहाँ पर है, इनकी सिग्निफिकेंस तभी समझ में आएगी जब लोकेशन पता होगी। वेस्टर्न वॉल की इस तरफ ज्यूज प्रेयर करते हैं और अल-अक्सा मॉस्क के अंदर मुस्लिम्स प्रेयर करते हैं, मोस्टली दी अरब्स। और ये कंपाउंड बिल्कुल सेंटर में ऑफ जेरूसलम इज़ द कोर ऑफ दिस इशू। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज जब हम डिस्कस करेंगे तो बार बार इसी के आसपास ही सारी डिस्कशन रहेगी। रिसेंटली देयर हैव बीन न्यूज़ दैट सर्टेन इंसिडेंट्स हैपेंड इन दिस कंपाउंड कि मुस्लिम्स प्रेयर कर रहे थे, रमज़ान का टाइम था, और इजरायली फोर्सेस के ऊपर स्टोन पेल्टिंग की न्यूज़ आई। फिर इजरायली फोर्सेस ने इस कंपाउंड के अंदर रेड किया जो कि एक्सेप्टेबल नहीं था मुस्लिम्स को। द अरब्स रिटेलिएटेड, और ये जो रिटेलिएशन हुई ये स्पेसिफिकली गाजा स्ट्रिप से हुई। अगर आप देखोगे ऑन द वेस्टवर्ड साइड ऑफ इसराइल यूल फाइंड दिस इज़ द गाजा स्ट्रिप। यहाँ से बहुत सारे रॉकेट्स फायर किए गए इनटू द इजरायली टेरिटरीज, स्पेसिफिक लोकेशंस को टारगेट किया गया। फिर आपने पढ़ा होगा कि आयरन डोम का जिक्र होने लगा, द डिफेंस मैकेनिज्म, हाई टेक डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ इसराइल टू स्टॉप दीज रॉकेट्स फ्रॉम हिटिंग द टारगेट्स। वेस्ट बैंक जो कि दूसरी तरफ है इसराइल के, वहाँ से कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की न्यूज़ नहीं आई है, वो भी हम डिस्कस करेंगे क्यों। गाजा स्ट्रिप से ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज़, स्पेसिफिकली फ्रॉम हमास विच इज़ अ टेररिस्ट आउटफिट। यूएस ने इसको डिक्लेयर किया हुआ है, लेकिन ये यहाँ पर इलेक्शंस भी जीत चुके हैं। तो हमास मोर और लेस कंट्रोल्स द गाजा स्ट्रिप, और पीएलओ जिसको फतह भी बोलते हैं, ये कंट्रोल करता है वेस्ट बैंक वाले रीजन को। लेकिन ये जो कंट्रोल है ये भी काफ़ी ट्रिकी है। अब ये क्यों रॉकेट्स फायर हो रहे हैं, क्या रीज़न रहा है और इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है इस इशू को रिजॉल्व करने का। इससे पहले लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि ये जो 35 एकड़ लैंड मैं आपको बता रहा था, ये इशू क्यों अराइज हुआ है। और ये 35 एकड़ लैंड पे दोनों ही क्लेम कर रहे हैं, द जूज एंड मुस्लिम्स, बेसिकली द अरब्स। दे आर क्लेमिंग दैट दिस पर्टिकुलर लैंड बिलोंग्स टू अस, द इंटायर जेरूसलम बिलोंग्स टू अस। कभी बात होती है कि जेरूसलम को आधा बांट देते हैं, कभी बात होती है दैट इजराइल वांट्स द इंटायर जेरूसलम कंट्रोल, सोवरेंटी ओवर जेरूसलम। ये अभी भी इशू चल रहा है, रिजॉल्व नहीं हुआ है। Jerusalem is important because this city is holy for 3 specific religions. Christianity की शुरुआत यहाँ से हुई। Jesus was a Jew. He was crucified in Jerusalem. उसके बाद Jews consider Jerusalem a holy site. वो हम टाइमलाइन में देखेंगे। 3000 साल पहले इनका फर्स्ट टेम्पल बना था, वो टूट गया। फिर सेकंड टेम्पल बना था, वो भी टूट गया। उसके बची हुई वेस्टर्न वॉल है जिसको ये अभी काफ़ी होली मानते हैं। And it is a holy site for the Muslims also because after Makkah and Medina, the Al-Aqsa Mosque is the third holiest place for the Muslim world. यहाँ पर कहते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद ने अपनी जन्नत चढ़ने की जो सीढ़ियाँ थी उसकी शुरुआत यहाँ से की थी, यहाँ से वो जन्नत की तरफ गए थे, और इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। तो ये अल-अक्सा मॉस्क हैज़ बिन बिल्ट ओवर द टेम्पल माउंट, जहाँ पे पहले ज्यूज़ के टेम्पल्स होते थे। उसके लिए फटाफट आपको एक मैं टाइमलाइन दिखाता हूँ। 1000 BCE किंग सोलोमन होते थे एक, जिन्होंने फर्स्ट जूइश टेम्पल बनाया था इन जेरूसलम ऑन द टेम्पल माउंट। फिर 586 BCE में किंग नेबुशadnezzar
टू ऑफ बेबीलोन कॉन्कर्ड द रीजन, इन्होंने डेमोलिश कर दिया था इस टेम्पल को, एंड ही एक्साइल्ड द ज्यूज टू बेबीलोन। ये एक वो टाइम था जब ज्यूज को इस एरिया से निकाल दिया गया था, काफ़ी सालों तक ये एग्जाइल में रहे थे, इवेंचुअली दे स्टार्टेड कमिंग बैक, वो हम देखते हैं। फिर 516 BCE में द सेकेंड जूइश टेम्पल वॉज बिल्ट एट सेम लोकेशन बाय द जूइश पीपल। फिर 70 CE, काफ़ी टाइम बाद, द फर्स्ट जूइश रोमन वॉर वॉज fought and this led to the destruction of Jerusalem along with the second temple। ये टेम्पल माउंट पे सेकेंड टेम्पल था, वो भी अब टूट चुका था। बहुत टाइम बाद 637 AD में, 5 years after Prophet Muhammad died, the Al-Aqsa Mosque was built on the Temple Mount। 5 years after Prophet Muhammad died, ये ध्यान रखना। It is believed that Prophet Muhammad tied his winged steed Al-Buraq before ascending to heaven, इसीलिए थर्ड होलीस्ट साइट है फॉर द मुस्लिम्स आफ्टर मक्का एंड मदीना। फिर 19th सेंचुरी में इजरायली सेटलर्स यहाँ पर वापस आने शुरू हुए। इन्होंने जो अरब पॉपुलेशन थी इनसे थोड़ा बहुत लैंड खरीदना शुरू किया, यहाँ पे सेटल हो गए, कल्टीवेशन स्टार्ट कर दी। जूइश लोग हमेशा से मानते थे कि हमारा होली लैंड है, हमें एक दिन यहाँ पर वापस जाना है, अपनी स्टेट ऑफ इजराइल दोबारा बनानी है। इसलिए 1897 में जूस जो कि काफ़ी जगह पर क्रश किए जा रहे थे, स्पेशली इन रशियन रीजन ज़ार के टाइम पे, और फिर बाद में जर्मन्स ने भी काफ़ी इनको क्रश किया ड्यूरिंग द नाजी पीरियड। ये काफ़ी ज़्यादा माइग्रेट हो गए थे इनटू यूएसए, और यूएसए में जाने के बाद 1897 के टाइम से इन्होंने जियोनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट की कि दे वांट एन स्टेट ऑफ इजराइल बैक, और ये वापस अपना जेरूसलम वाले रीजन में एक ना एक दिन आना चाहते हैं। बट इस टाइम पर 1517 से 1917 के बीच में जेरूसलम वॉज पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, तो इस टाइम पर जूस का वापस आने का रास्ता इतना ज़्यादा था नहीं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन एम्पायर कोलैप्स हो गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास कंट्रोल आया ऑफ दिस रीजन। जो पैलेस्तीन वाला रीजन था ये पूरा ब्रिटेन के अंडर में आया, और 1918 से 1947 के बीच में ब्रिटेन ने यहाँ पे रूल किया। ये आया था आफ्टर दी साइक्स-पिकॉट अग्रीमेंट, जो कि सीक्रेटली ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में हुआ था after the collapse of the Ottoman Empire during the World War I। Now after 1947 ब्रिटेन डिसाइडेड कि वो एग्जिट करेंगे पैलेस्टीन से, जैसे कि वो सब जगह से कर रहे थे। इंडिया ऑल्सो गॉट इंडिपेंडेंस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एग्जिट करते टाइम इन्होंने रेजोल्यूशन की बात की नहीं, क्योंकि इजरायली उस टाइम पर आ रहे थे, काफ़ी ज़्यादा सेटल हो रहे थे इनटू द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन, और पैलेस्टीनियंस इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के बाद जूस काफ़ी ज़्यादा माइग्रेट कर रहे थे इनटू पैलेस्टीन। दे वांटेड अ स्टेट ऑफ इजराइल। ब्रिटेन ने बोला यूएन को कि आप संभालो, हम जा रहे हैं। यूएन ने बोला कि ठीक है, हम एक 2 स्टेट पार्टीशन प्लान बना देते हैं, लेट्स डिवाइड दिस लैंड, आधा पैलेस्तीन को दो, आधा इजराइल को दो, और दोनों को सेटल करवा दो। इजराइल ने एक्सेप्ट कर लिया, पैलेस्तीन ने एक्सेप्ट नहीं किया, बट ये पार्टीशन हो गया। अब 1947, 48, 49 ये वाला टाइम बहुत ही क्रूशियल है, बिकॉज जैसा कि आपने देखा ही है कि इजराइल के आसपास आपको काफ़ी सारी अरब कंट्रीज़ दिखाई दे रही हैं। स्पेसिफिकली जो ये अरब कंट्रीज़ थी लाइक सीरिया, इराक, जॉर्डन, इजिप्ट, इन्होंने अटैक कर दिया इजराइल के ऊपर, बिकॉज ये पार्टीशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि पैलेस्तीन को कैसे ब्रेक कर दिया गया। अब इजराइल ने इन कंट्रीज़ को हरा दिया एंड दे टुक कंट्रोल। अगर आप ये मैप को क्लियरली देखोगे तो 1947 से पहले आपको बिल्कुल लेफ्ट साइड में यूल नोटिस कि ग्रीन रीजन पैलेस्तीन है। यहाँ पर थोड़ा बहुत ही आपको इजरायली सेटलमेंट्स दिखाई देंगी, जैसा कि हमने डिस्कस भी किया कि 19th सेंचुरी में आना शुरू हो गए थे। दे स्टार्टेड बाइंग लैंड फ्रॉम द पैलेस्टीनियंस, द अरब्स, और धीरे धीरे सेटल होते होते जब 1947 का टाइम आया, जब ये काफ़ी ज़्यादा माइग्रेशन होने लगी और 2 स्टेट पार्टीशन प्लान आया यूएन की तरफ से, तभी डिसाइड करवाया गया कि जो वाइट वाला रीजन है इसको इजराइल बनाया जाएगा और जो ग्रीन वाला है इसको पैलेस्तीन बनाया जाएगा। और येलो में यू कैन सी दिस इज़ जेरूसलम, जिसको यूएन एडमिनिस्टर करेगा, क्योंकि दोनों के लिए ही काफ़ी इंपॉर्टेंट होली साइट है। तो किसी को भी कंप्लीट कंट्रोल जेरूसलम का नहीं देना चाहता था यूएन। अब क्योंकि अरब वर्ल्ड ने अटैक कर दिया इजराइल के ऊपर, इजराइल ने रिटेलिएट किया एंड इजराइल वन दी वॉर। तो आप देखो कि 1949 से 67 के बीच में पैलेस्तीन सिर्फ गाजा स्ट्रिप और ये जो वेस्ट बैंक आपको दिखाई दे रहा है, दिस वाज अंडर जॉर्डन्स कंट्रोल। जॉर्डन ने 48 में इस एरिया पर कंट्रोल कर लिया था और उसको पैलेस्तीन के नाम पर वो चाहते थे कि एक वेस्ट बैंक बना के रखें फॉर दी अरब पॉपुलेशन। काफ़ी ज़्यादा माइग्रेशन हो रही थी, बहुत ज़्यादा रेफ्यूजीज थे जो कि सीरिया, जॉर्डन इन कैंप्स में रह रहे थे। तो इट वाज डिसाइडेड कि दिस पर्टिकुलर रीजन, इसको वेस्ट बैंक क्यों बोल रहे थे, बिकॉज यहाँ से जॉर्डन रिवर बहती थी और इसके वेस्ट तरफ ये जो वेस्ट बैंक वाला रीजन था इसको ये नाम दिया गया। फिर 67 में एक और इशू अराइज हुआ, एक वॉर हुई, द 6 डे वॉर, द फेमस 6 डे वॉर,
विच वॉज फॉट बिटवीन इजराइल, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट। इजराइल ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स कर दी एंटिसिपेट करते हुए कि हमारे पर हमला होने वाला है, और 6 दिन के अंदर ही तीनों कंट्रीज़ को इजराइल ने हरा दिया। सीरिया लॉस्ट, जॉर्डन लॉस्ट एंड इजिप्ट ऑल्सो लॉस्ट। इजिप्ट के हारने पर यहाँ पर सिनाई पेनिनसुला कब्जा लिया था इजराइल ने, वेस्ट बैंक पूरा कब्जा लिया। ये जो रीजन आपको दिख रहा है ये वेस्ट बैंक होता था, आप देखो काफ़ी ज़्यादा ये इजरायली सेटलमेंट्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। वेस्ट बैंक पूरा डाइल्यूट हो गया बहुत मेजरली। और यहाँ पर आपको एक और रीजन दिखाई देगा, गोलन हाइट्स, विच वॉज ऑक्यूपाइड एंड नेक्स्ट फ्रॉम सीरिया। अभी जो प्रेजेंट टाइम्स की बात हम कर रहे हैं 67 के बाद से, ये जो वेस्ट बैंक वाला रीजन है यहाँ पर इजरायली सेटलमेंट्स बढ़ती चली गई, बॉर्डर्स डाइल्यूट हो गए, इजरायली कंट्रोल के अंदर गाजा स्ट्रिप भी आ गया, वेस्ट बैंक भी आ गया, और नेबरिंग कंट्रीज अब कुछ कर नहीं पा रही थी। पीस प्रोसेस चलते रहे। सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट ने बड़ी मुश्किल से एक डेकेड के बाद वापस लिया है थ्रू नेगोशिएशन टॉक्स, पीस टॉक्स, वो उसी में सेटिस्फाइड थे। और वेस्ट बैंक में इजरायली सेटलमेंट्स इस हद तक बढ़ गई कि सिर्फ कुछ लिमिटेड पैकेट्स ऑफ लैंड हैं जहां पर अभी पैलेस्टीनियंस रह रहे हैं, वो भी अपने ही एरिया में रेफ्यूजी बन गए हैं। बहुत ही हॉचपॉच सिचुएशन क्रिएट हो गई। इस दौरान 1964 में PLO बना, द पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिनकी पीस टॉक्स होनी चाहिए काफ़ी ज़्यादा इजराइल के साथ। एंड इवेंचुअली इन द 1990s ऑस्लो अकॉर्ड आया इन 1993 विच वॉज ब्रोकर्ड बाय द US। इसमें ये डिसाइड किया गया कि वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप में PLO को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल देने की बात इजराइल ने बोली, और उन्होंने माना, एक दूसरे को रिकग्नाइज़ किया। और फिर बाद में इट वाज डिसाइडेड दैट PLO वुड एडमिनिस्टर द लेफ्ट ओवर पोर्शन ऑफ गाजा स्ट्रिप एंड द वेस्ट बैंक। इजरायली सेटलमेंट्स वैसी ही थी उस टाइम पे, कोई भी क्लियर सोल्यूशन नहीं था। सोचा कि पीस टॉक से सोल्यूशन निकाल लेंगे, बट अब खुद सोचो कि पीस टॉक से सोल्यूशन कैसे निकलेगा। सबसे पहली बात ये, जो इजरायली सेटलर्स गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक के अंदर काफ़ी डीप जा चुके हैं, इनको वापस लेके आना बहुत टफ है। तो इजराइल के लिए एक चैलेंज है। पैलेस्तीन तब तक नहीं मानेगा जब तक ये सेटलर्स बाहर नहीं आएंगे। बहुत सारे रेफ्यूजीज़ हैं जिनको इजराइल में, पैलेस्तीन में और नेबरिंग कंट्रीज़ में रेफ्यूजी कैंप्स में रखा गया है। इनको अपनी सही जगह पर चॉइस दे के, ह्यूमन राइट्स वायलेशन यहाँ पर हो रही हैं, इनको इनके राइट्स देने बहुत ज़रूरी हैं। पैलेस्तीन ये चाहता है कि pre-1967 लेवल्स पे इजराइल जाए और गाजा स्ट्रिप पैलेस्तीन को दे दिया जाए प्रॉपरली, वेस्ट बैंक पैलेस्तीन को दे दिया जाए प्रॉपरली। इजराइल को अपनी एक्सपेंशन रोक देनी चाहिए। दिस इज़ व्हाट पैलेस्तीन वांट्स। पैलेस्तीन चाहता है कि जो ईस्ट जेरूसलम है उसको पैलेस्तीन का कैपिटल बनाया जाए। ऑन दी अदर हैंड इजराइल वांट्स कि जेरूसलम पे कंप्लीट सोवरेंटी इजराइल की होनी चाहिए। इजराइल को एक जूइश स्टेट की तरह रिकग्नाइज करे पूरी दुनिया, इंक्लूडिंग पैलेस्तीन। और जो पैलेस्तीन रेफ्यूजीज़ का राइट टू गो बैक टू देयर लैंड है, दिस शुड ओनली बी फॉर पैलेस्तीन। इजराइल में उनको वापस आने का कोई हक नहीं मिलना चाहिए। इफ यू लुक एट द क्राइसिस, देयर आर अबाउट 1.5 मिलियन रेफ्यूजीज हु आर स्टक एट डिफरेंट प्लेसेस इन रेफ्यूजी कैंप्स, जो कि एक छोटी पॉपुलेशन नहीं है। ये एक ऐसा इशू है जो कि रिजॉल्व होता ही नहीं है। रेफ्यूजीज हमेशा पिसते हैं। पिछले काफ़ी सालों से US ने एक मीडिएटर का रोल निभाने की कोशिश की है, बट उसमें भी प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा निकल के आई हैं, क्योंकि अरब वर्ल्ड कंसेंसस में नहीं आ पा रही है। और US मीडिएटर का रोल ज़्यादा इसलिए निभाता है, इजराइल की साइड ज़्यादा इसलिए लेता है क्योंकि इजराइल से ज़्यादा ज्यूज़ US में हैं, और ज्यूज़ आर वेरी रिच इन US, और इनकी लॉबिंग पावर बहुत स्ट्रांग है। मनी का इनका काफ़ी कंट्रोल है US में, इसलिए US को इनकी माननी पड़ती है। अब देखो, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि बायलैटरल इश्यूज़ में, इंटरनेशनल रिलेशंस में जनरली जब कोई जियोपॉलिटिकल या किसी स्पेसिफिक लोकेशन के बेसिस पे जद्दोजहद चल रही होती है, कोई टेंशन्स अराइज होती हैं, वहाँ पर कोई भी सही नहीं होता है, कोई भी गलत नहीं होता है। वहाँ पर क्लेम्स होते हैं। क्लेम्स कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन रीजन्स, सर्टेन बैकिंग। वो जनरली हिस्टोरिकल एरा को रेफरेंस लेके की जाती है। एक पार्टी बोलेगी 100 साल पहले यहाँ पर हम रहते थे, हमारी जगह है। दूसरी पार्टी बोलेगी 3000 साल पहले हम यहाँ पर रहते थे, तो हमारी जगह। अब कंप्लीटली रॉन्ग कोई नहीं है। यहाँ पर समझने की बात ये होती है कि बायलैटरल इश्यूज़ में इंस्टेड ऑफ फाइटिंग देयर हैज़ टू बी अ कॉमन ग्राउंड जो कि दोनों को एक्सेप्टेबल हो। जब तक वो नहीं आता है, टू पार्टीज मस्ट कीप नेगोशिएटिंग। और यहाँ पर इश्यूज जो आपको क्लियरली दिख रहे हैं, दिस इज अबाउट म्यूचुअल रिकग्निशन, बॉर्डर्स, सिक्योरिटी, वाटर राइट्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कंट्रोल ऑफ जेरूसलम, इजरायली सेटलमेंट्स, पैलेस्टीनियन फ्रीडम ऑफ मूवमेंट and the Palestinian right to return. Israelis have already exercised their right to return in 1947, but Palestinians अब कह रहे हैं कि हमें भी right to return मिलना चाहिए। अगर आप इस मैप में दोबारा देखोगे, जब पार्टीशन हुआ था तो एक कनेक्टिंग लिंक बनाया गया था गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक के बीच में, सो दैट द ज्यूज कैन मूव फ्रीली
इन देयर स्टेट एंड द पैलेस्टीनियंस कैन मूव फ्रीली इन देयर स्टेट। तो एक जंक्शन बनाया गया था और वो इम्पॉर्टेंट भी था, बट वो जंक्शन ब्रेक हो गया, गाजा स्ट्रिप अलग हो गया, वेस्ट बैंक अलग हो गया, इनको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं मिल पा रही है, इनकी इकोनॉमीज इतने अच्छे से नहीं चल पा रही हैं, विच इज़ अ बिग ट्रबल। बहुत ज़्यादा 40% के आसपास रिपोर्ट्स रही हैं देयर इज़ अनएम्प्लॉयमेंट इन द गाजा स्ट्रिप विच इज़ ह्यूज। पीस ऑफ लाइफ, स्टेबिलिटी ऑफ लाइफ यहाँ पर नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि एक तो ये बॉर्डर्स का कंसेंसस नहीं हो पा रहा है, जेरूसलम पे कोई भी क्लियर डिसीजन होता नहीं दिखाई दे रहा है, रेफ्यूजीज़ का कोई भी क्लियर डिसीजन होता नहीं दिखाई देगा, एंड द पैलेस्टीनियन लीडरशिप इज ऑल्सो डिवाइडेड। PLO जो फतह है वो अब सिर्फ वेस्ट बैंक तक ही कन्फाइंड है, और हमास विच वॉज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, काफ़ी वायलेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसने गाजा स्ट्रिप पे कंट्रोल ले रखा है। तो पैलेस्टीनियन खुद ही डिवाइडेड है, इसका फ़ायदा इसराइल को मिलता है। अब एक बात और समझनी बहुत ज़रूरी है, इस इशू का सलूशन जो है ये सिर्फ इजराइल और पैलेस्टीन की नेगोशिएशन टॉक से ही रिजॉल्व नहीं हो जाएगा। यहाँ पर अरब जो सराउंडिंग कंट्रीज़ हैं इनकी भी नेगोशिएशन इजराइल के साथ होके पीस अकॉर्ड्स प्रॉपरली होने बहुत ज़रूरी हैं, बिकॉज पहले भी इन्होंने ही अटैक किया है, 2 वॉर्स हो चुकी हैं, तीसरी वॉर इनकी नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द रेजोल्यूशन की बेसिस पे ना हो जाए। इसीलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि प्रॉपर पीस टॉक्स और डिप्लोमेटिक रिलेशंस होने ज़रूरी हैं इसराइल के बाकी कंट्रीज़ के साथ इन दी अरब वर्ल्ड। अब देखो अब्राहम अकॉर्ड्स हुए थे रिसेंटली, आपने पढ़ा होगा न्यूज़ में, जहाँ पर UAE और बहरीन ने डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट किए थे विद इसराइल, और ये ब्रोकर किया था US ने। इजिप्ट के ऑलरेडी, जॉर्डन के भी ऑलरेडी डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं विद इसराइल। ऐसे ही और अरब कंट्रीज सराउंडिंग, स्पेसिफिकली अगर कंट्रीज़ इसराइल के साथ आके पीस टॉक्स करेंगी तो इट विल बी बेटर फॉर अ कंप्लीट रेजोल्यूशन बिटवीन इसराइल एंड पैलेस्टीन। इंडिया का यहाँ पर कोई क्लियर रोल ऐसा निकल के नहीं आ रहा है कि इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में टॉक्स ब्रोकर कर दे, बिकॉज इंडिया उस सिचुएशन में नहीं रहता है जनरली। दोनों ही इंडिया को अपने न्यूट्रल स्टैंड्स में एक्सेप्टेबल है, दोनों को इंडिया रिकग्नाइज करना चाहता है। इसराइल के साथ इंडिया के बहुत अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, और इंडिया जनरली बायलैटरल इश्यूज़ में जंप करना नहीं चाहता है, बिकॉज अपने भी वो पाकिस्तान के साथ बायलैटरल इश्यूज़ में किसी और की इंटरफेरेंस एक्सेप्ट नहीं करता है। What India can do here is, instead of jumping into the bilateral issues of Israel and Palestine, it can create a conducive environment for Israel to have better relations with the Arab world. वहाँ पर नेगोशिएशंस हो सकती हैं, वहाँ पर लॉबिंग पावर काम कर सकती है, सॉफ्ट डिप्लोमेसी काम कर सकती है। और अगर अरब वर्ल्ड के साथ इसराइल के रिलेशंस अच्छे हो जाते हैं तो फिर पैलेस्टीन का रेजोल्यूशन भी बड़ी आराम से हो जाएगा। ऑल्दो अ लॉट ऑफ यू वुड बिलीव कि ये कहना बहुत आसान है, जेरूसलम का रेजोल्यूशन इज़ नॉट दैट ईजी, बट अगर शुरुआत ही नहीं होगी तो रेजोल्यूशन की कोई बात ही नहीं होगी। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस इशू कि क्या रेजोल्यूशन हो सकता है बिटवीन इसराइल एंड पैलेस्टीन? जेरूसलम को कैसे डिवाइड किया जा सकता है, या इजरायली सेटलमेंट्स को कैसे वापस रोल आउट किया जा सकता है? Write down in the comment section. I would love to read. I hope that you enjoyed watching this video. See you in the next one. Thank you.